जो है वो कवर करने वाले हैं, मेडिसिन की यूनिट है। तो सबसे पहले एलएक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन वूंड एंड इट्स वेट्रोलीगल एस्पेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वूंड में जो है, तो वूंड सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजरी है, 3 टाइप से हो सकती है, ब्लंट फोर्स इंजरी, शार्प फोर्स इंजरी और स्टैब फोर्स या स्टैब इंजरी। ठीक है। ब्लंट फोर्स मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एकदम ब्लंट है, तो ये 2 टाइप से मेन करते हैं, एब्रेशन, ब्रूजेस एक कैटेगरी हो गई, और दूसरी कैटेगरी है हमारे लेसरेशन की। फ्रैक्चर्स भी इसी में आते हैं, बट इसको अपन अलग टॉपिक में देखते हैं। एब्रेशन एंड ब्रूज, इनको हम 2D वूंड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में रहते हैं तो इनकी हमेशा लेंथ होती है बस। लेसरेशन, इंसिजन, चॉप, जितने भी है बाकी सब, ये सारे किसके अंदर आएंगे? 3D वूंड्स में आएंगे। इनकी 3 डायमेंशंस रहेगी। देन एब्रेशन, एब्रेशन जो रहता है वो 2 टाइप से अपन उनको मेनली डिवाइड कर सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्सेस से कौन से हो रहे हैं और दूसरे परपेंडिकुलर फोर्सेस से कौन से हो रहे हैं। एब्रेशन में क्या होगा कि जो टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की, वो स्क्रेप ऑफ हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। इसको अपन एब्रेशन कह रहे हैं। एब्रेशन के अंदर स्क्रेपिंग ऑफ एपिथेलियम, ये टेंजेंशियल फोर्सेस से हो रहा है। टेंजेंशियल फोर्सेस मतलब ये स्किन है और इसके ऑलमोस्ट पैरेलल जब कोई फोर्स लगता है, अगर ये सिंगल ऐसे लाइन में है तो इसको अपन कहते हैं स्क्रैच। अगर ये मल्टीपल स्क्रैचेस पास पास रहे, या मैं कहूं कि एक 2D टाइप का एब्रेशन हो, तो हम उसे ग्रेस कहेंगे या स्क्रेप या स्लाइडिंग एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। ब्रश बर्न, फ्रिक्शन बर्न, ये सब भी ग्रेज एब्रेशन के टाइप्स हैं। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर, अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या होती है, ये स्किन है और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एपिथेलियम की जो स्क्रेपिंग है वो साइड में होने के बजाय नीचे हो रही है, मतलब क्रशिंग ऑफ द एपिथेलियम होती है। इसमें हमारे 2 मेजर टाइप है, प्रेशर और इम्पैक्ट एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशन कब होगा? जब हमारा फोर्स जो है वो तो कम है बट ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक एरिया के अंदर थोड़ा सा ही प्रेशर लग रहा है बट बहुत ज्यादा देर तक लग रहा है, जैसे लाइगेचर मार्क्स है ना। अगर अपन ने गले के अंदर किसी एनिमल को बहुत ज्यादा टाइटली बांध के रखा है, या इवन प्रेशर अब्रेशन वहां पे भी हो रहे हैं जब हम बहुत इम्प्रॉपर तरीके से कास्ट अप्लाई कर रहे हैं, है ना, या बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंडेज भी वहां पे फ्रिक्शन भी करेगा और प्रेशर भी देगा, उससे प्रेशर एब्रेशन आ जाएंगे। देन इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेशन, इसमें फोर्स ज्यादा होगा और ड्यूरेशन कम होगी। इसको अपन बेसिकली जैसे मार पड़ती है तो वो तो कंटीशन होगा, लेकिन कई बार टकराने के कारण जो है कैसे सर्कल में एब्रेशन आ जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्प्रिंट एब्रेशन। इसमें एक चीज देखनी है कि एब्रेशन के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो अगर ऐसा एब्रेशन बना है तो इसमें एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे हेड, और एक होगा जिसको कहते हैं टेल। ठीक है, मतलब हेड से स्टार्ट हुआ एब्रेशन और टेल पे जाके खत्म हुआ है। तो ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, कि एनिमल जो है उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, ये ऐसा। ठीक है। इसके अलावा अपने को इसमें क्या दिखेगा कि टेल एंड पे जो है, सॉरी उल्टा बताया, जहां पे टेल होती है ना वहीं पे डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, मतलब ये ऐसा है, तो जो पॉइंटेड एंड है ना उस तरफ लेकर के घसीटा गया है एनिमल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनती है, अगर इसको नीचे से देखेंगे तो ऐसे गड्ढा जैसा बनेगा, और यहाँ पर जितनी भी स्क्रेप्ड ऑफ एपिथेलियम है ये एंड में टेल में जमा हो जाएगी। इसको कहते हैं अपन एपिथेलियल टैग या एपिथेलियल हीप। ठीक है। इसके अलावा जो हेड होगा वो थोड़ा डीप भी होगा, और जो टेल है वो काफी सुपरफिशियल रहेगा, क्योंकि तब तक में फोर्स खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पैटर्न एब्रेशन मतलब क्या कहते हैं कि कहीं पे भी पैटर्न एब्रेशन, पैटर्न ब्रूस, ये टर्म आती है तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर चीज का पैटर्न ले लिया है ना। जैसे टायर मार्क्स जो है, टायर चढ़ा दिए तो पैटर्न एब्रेशन आएगा। इसकी अपन एजिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको एटलीस्ट 1 वीक लगता है हील होने में, और ये कोई भी स्कार नहीं छोड़ता है। ठीक है। देन इसमें स्कैब फॉर्मेशन होती है। स्कैब फॉर्मेशन क्यों होगी? क्योंकि लिम्फ जब निकलता है, या ब्लड थोड़ा बहुत जो बिल्कुल सुपरफिशियल कैपिलरीज का निकलता है, वो वहां पे खपली जैसा बना लेता है, माइनर सी खपली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अपन वेट्रोलीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमें टाइमिंग तो देखनी है वूंड की, उसके अलावा ये भी बताना है कि ये पोस्टमार्टम में हुआ है कि एंटीमार्टम हुआ है। तो जब एंटीमार्टम एब्रेशन होगा केवल तभी स्कैब बनेगा। ठीक है। इसका कलर चेंज होता है, सबसे पहले ब्राइट रेड रहता है, देन उसके बाद थोड़ा सा रेडिश, डार्क रेड मतलब समझ लो हो जाता है आफ्टर 12 आवर्स। देन ब्राउनिश शेड आने लगता है 2 से 3 दिन में, 4 से 5 दिन में पूरा ब्राउन हो जाता है, एंड 6 से 7 में पूरा ब्लैक हो जाता है। उसके बाद में तो खपली निकल जाती है। ठीक है। पीएम एब्रेशन में क्या है? स्कैब नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, येलो रहेगा,
पार्चमेंट लाइक इसकी फील होगी और कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइंस नहीं होंगे। ठीक है, येलो ये क्यों है? सिंपली इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग ही नहीं हुई है। ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेथ हो गई है, ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो गया है ना, तो अब वो बाहर आएगा ही नहीं, तो वो स्टेनिंग करेगा ही नहीं आसपास के टिश्यू की। तो ये अपनी बात हो गई एब्रेशन की। देन आ जाती है कंट्यूशन या ब्रूस। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मेनली ब्रूस जो टर्म है वो स्किन के लिए यूज होती है। जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम कंट्यूशन वर्ड यूज करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, बट वैसे ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये हो सकता है केवल सुपरफिशियल ब्रूस हो, मतलब ओनली द डर्मिस लेयर अफेक्टेड है। सब एपिडर्मल हो, डर्मिस के नीचे की भी लेयर्स अफेक्टेड हो गई है। देन डीप हो या डिलेड ब्रूस हो और पैटर्न ब्रूस हो। ब्रूस और एब्रेशन में क्या अंतर है? एब्रेशन जो है वो एपिथीलियम पे रहता है, ब्रूस जो है वो अपना डर्मिस लेयर को अफेक्ट करता है। अब डिलेड ब्रूस कौन से होंगे? जो थोड़े समय बाद अपने को दिखते हैं उसको डिलेड ब्रूस कहते हैं। और पैटर्न ब्रूस मतलब जो पर्टिकुलर कोई पैटर्न लेके चले हो, जैसे जब लाठी पड़ती है तो ट्रैम लाइंस बनती है। ट्रैम लाइन कैसे बनती है? जैसे ये लाठी है और ये किसी को मारी इधर, तो यहाँ पे ना ये लाठी के प्रेशर बनने से ऐसा हो जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा और यहाँ पर ब्रूज बनेंगे इस तरफ। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो एक ब्रूज की लाइन ऐसी जाएगी, एक ब्रूज की लाइन ऐसी जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रैम लाइन ब्रूज, जो कि लाठी मारने से आता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई बेसबॉल बैट या ऐसी कोई राउंड चीज है जिसका आगे से राउंड है और उसको एकदम ऊपर से मारा है, तो ऐसे डोनट शेप में ब्रूज बनता है। ठीक है, इसके अलावा बटरफ्लाई ब्रूज बनते हैं जब हम किसी को बहुत जोर से चिमटी फोड़ते हैं, है ना, तो एक साइड ऐसे ब्रूज बनता है, एक साइड ऐसे ब्रूज बनता है, थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन रहेगा तो बटरफ्लाई ब्रूज कहेंगे। या जब हम थ्रॉटलिंग करते हैं, स्ट्रेंगुलेशन की मेथड है कि हमने उंगली से किसी का गला दबाया तो हमारे यहाँ पे ना उंगली के निशान बन जाते हैं। इनको फिंगर ब्रूसेस या सिक्स पेनी ब्रूसेस कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इसको फर्स्ट नाम दिया था उनको ऐसा लगा कि सिक्स पेनी का जो कॉइन होता है उसके साइज का है। ठीक है, इसके अलावा हमारे माइग्रेटरी ब्रूस, एक्टोपिक ब्रूस या परकुलेटेड ब्रूस भी होते हैं। इसमें क्या होगा कि ब्लड का माइग्रेशन हो जाता है। अब एक चीज है कि जब हम ब्रूस को देखते कैसे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? ऊपर से जो एपिडर्मिस है वो प्रॉपर है, मतलब उसमें कहीं भी स्क्रेप स्क्रैच नहीं है जो अपने एब्रेशन के टाइप्स थे। अपने को एक रेडिश डिस्कलरेशन मिलेगा। और जब आप इसको एक कट लगाओगे पोस्टमार्टम के दौरान, जब आप इसको इंसिजन दोगे तो आप ये देखोगे कि टिश्यू जो है, सबकट टिश्यू की साइड से आप देखना सबकट टिश्यू में रेड कलर दिखाई देगा। और इसको जब आप वाटर से वॉश करने की कोशिश करोगे तो वॉश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हिमेटोमा नहीं बना है, यहाँ पे ब्लड स्पिल होता है और फिर वो ब्लड जो है ना, वो स्पिल होने के बाद रादर देन हीमेटोमा बनाने के बजाय वो आसपास के सब क्यूटेनियस जो टिश्यूज है उनके बीच बीच में फंस जाता है, और वो ऐसा फंसता है कि पानी निकालने से निकलता नहीं है, पानी डालो तब भी। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है अपने ब्रूस का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि जब ग्रेविटी से कई बार क्या होगा कि जो ब्रूस है, जैसे एनिमल है ये ऐसे जमीन पर लेटा है, ब्रूस अगर इधर है तो हो सकता है उसका जो ब्लड था ना, जो ब्रूस का बना था, वो थोड़ा सा नीचे माइग्रेट कर जाए। ठीक है, तो इसको हम एक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूस कहते हैं। इसमें एजिंग कैसे पता चलेगी? सबसे बेस्ट तरीका है हिस्टोपैथ से, या इसके अलावा हम नॉर्मल जो है वो कलर से बता देते हैं। क्यों? हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन के बेसिस पे बताते हैं कि एकदम फ्रेश है, बिल्कुल 10-15 मिनट का, तो वो एकदम रेड रहेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर में इन्फ्लेमेशन जब आएगा, दूसरी चीज वहां पे एनॉक्सिक कंडीशन भी बनेगी क्योंकि आरबीसीज मतलब सब फैल गई है क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है। ठीक है, तो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगेगा 3 दिन के अंदर। उसके बाद ब्लूइश ब्राउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि हीमोसिड्रिन बनने लगता है। देन हीमेटोइडिन और बिलीवर्डिन जो है ये बनने के कारण उसको एक ग्रीनिश ह्यू आ जाता है 5 से 6 दिन में। उसके बाद 7 से 12 दिन के अंदर बिलीरुबिन, जो बिलीवर्डिन था इसका मेटाबॉलाइजेशन हो जाएगा, बिलीरुबिन बन जाएगा तो येलो कलर आ जाएगा। एंड 2 वीक्स के अंदर कंप्लीटली हील हो जाएगा। एब्रेशन को 1 वीक लगते हैं हील होने में, ब्रूस को 2 वीक लगते हैं। एंड ब्रूस जो है वो भी एब्रेशन की तरह स्कार नहीं छोड़ते। ठीक है, बाकी जो एएम वर्सेस पीएम के पॉइंट थे वो ब्रूस में भी रहेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि ब्रूस जो है वो यूजुअली तो पीएम में बनेगा नहीं, पर अगर बन भी गया है तो वहां पे जो मैंने रेड चीज बताई थी ना कि सब जब टिश्यू को काटते हैं तो आपको सबका टिश्यू में रेड डिस्कलरेशन मिलता है, अंदर ब्लड दिखता है, वो नॉर्मली पीएम वुंड में या तो नहीं मिलेगा या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। देन एजिंग कैसे करेंगे ये तो मैंने बता दी। एक स्टेन भी है, पर्ल स्टेन, इसको भी हम देख सकते हैं, बट ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का काम है। ये मैंने बता दिया आफ्टर मेकिंग इंसिजन तो ब्लड रह जाता है। अब आ जाते हैं लेसरेशन। लेसरेशन और इंसिजन
ये दोनों लगभग लगभग आसपास के रहते हैं। लेसरेशन में बस डिफरेंस ये है कि जो भी हम वेपन यूज कर रहे हैं वो शार्प नहीं है, ब्लंट है। या हो सकता है कि वो ब्लेड तो हो, शार्प ब्लेड है, बट वो इतनी शार्प नहीं है कि लेसरे इंसिजन हो पाए। ठीक है। इसके अंदर इरेगुलर मार्जिन दिखेगी। इसके अलावा क्या होता है, चूंकि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, तो जहां पे लेसरेशन बनता है ना ऐसा, तो उसके बॉर्डर पे अपने को ब्रूजिंग दिखाई दे जाती है। दूसरी चीज, जब हम इसको, ये अपना साइड का व्यू है, ठीक है, ऐसे कट लगा है, तो जब नीचे देखेंगे तो अपने को ऐसा दिखेगा कि आसपास के जो टिश्यू है क्रश हो गए। जबकि इंसिजन की बात करेंगे ना, तो नीचे का सारा सबकट टिश्यू जो है, डर्मिस है, सबकट टिश्यू है, फेशिया है, हर चीज एकदम प्रॉपर कटेगी, है ना, जब अपन स्कैल्पल वेट से काटते हैं तब। लेसरेशन में क्या होगा, इरेगुलर कटने के कारण यहाँ पे क्रशिंग होगी। और अगर मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे, पर्टिकुलरली हेयर बल्ब जो है, इनको अपन देखते हैं तो हेयर बल्ब की क्रशिंग हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा लेसरेशन में टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू ब्रिजेस मतलब, ये साइड से लेसरेशन देख रहा हूं मैं, तो कई बार ऐसे कुछ कुछ फाइबर्स जो रहते हैं वो कनेक्टिंग अपने को लेसरेशन में मिलते हैं, इंसिजन में बिल्कुल नहीं दिखते। ठीक है। लेसरेशन में ब्लीडिंग कम होती है क्योंकि ब्लड वेसल की क्रशिंग हो जाती है, प्लस इसमें स्वेलो टेलिंग मिलती है। अलग अलग टाइप की टेलिंग्स है। स्वेलो टेलिंग का मतलब क्या है कि स्वेलो की टेल ऐसी रहती है, तो लेसरेशन भी जो होता है जब वो एंड होता है तो कई बार वहां पे ऐसे इरेगुलर टाइप से डेविएशन आ जाते हैं, इसको स्वेलो टेलिंग अपन कहते हैं। ठीक है। ये लेसरेशन का पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो इसी में मिलता है। इसके अलावा इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे टाइप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वुंड के मेजर टाइप्स हैं, पर जो माइनर माइनर बताया मैंने, स्कैच, स्क्रेप, डिलेड ब्रूस, ये सब इतने नहीं पूछेंगे, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। स्प्लिंट लेसरेशन जो है, स्प्लिट लेसरेशन, स्प्लिट मतलब चमड़ी जो है वो दो हिस्सों में अलग अलग हो गई। कब होगी ऐसी, जब दो हार्ड सर्फेसेस हैं उनके बीच में ग्राइंडिंग मोशन होगा। अब दो हार्ड सर्फेस कौन सी रहेगी, एक तो एनिमल की खुद की बॉडी जहां पे भी बोनी प्रोमिनेंसेस होगी, या जैसे स्कल हो गया, है ना, या अपने हुक बोन, पिन बोन हो गई, शोल्डर का पॉइंट हो गया, ये जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तब उसको अपन स्प्लिट लेसरेशन अपने को दिखाई देता है। इसमें क्या होगी, मार्जिन जो है वो रेगुलर दिखती है, क्योंकि चमड़ी जब फटती है ना तो बिल्कुल एक लाइन में फटती है, बट जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो इरेगुलर है। ठीक है। माइक्रोस्कोप से नहीं, सॉरी, मैग्नीफाइंग लेंस से जब देखेंगे, नॉर्मल हैंड हेल्ड जो आता है उससे। देन स्ट्रेच लेसरेशन, जब बहुत ज्यादा स्किन को स्ट्रेच कर दिया जाता है। ठीक है। अवल्शन लेसरेशन, ये ग्राइंडिंग फोर्सेस या टेंजेंशियल फोर्सेस जो होते हैं उनके कारण आएगा। इसके अंदर डी ग्लविंग इंजरी हो जाती है, मतलब स्किन जो है, ये बॉडी है, इसके ऊपर से स्किन एज इट इज सेपरेट हो गई। ठीक है। जैसे अपन ने ग्लव पहना और ग्लव को उतार दिया, तो ये डी ग्लविंग इंजरी जो है वो किसका टाइप है, अवल्शन लेसरेशन का। टीयर लेसरेशन और कट लेसरेशन, टीयर के अंदर बेसिकली अपने जो प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे तो शार्प ऑब्जेक्ट्स ही आते हैं, है ना, अपन ने किसी पेन से या किसी डल नाइफ से कराए तो टीयर बनते हैं, या अगर सेमी शार्प थोड़ा सा भी ठीक ठाक नाइफ है तो उसमें कट लेसरेशन बनता है। कट लेसरेशन पूरी तरह से इंसिजन जैसा होता है, एक्सेप्ट उसमें हेयर बल्ब्स जो रहते हैं वो भी क्रश्ड मिलते हैं, ब्लड वेसल क्रश्ड मिलती है। ठीक है। अब आएगा इंसाइज्ड वुंड या इंसिजन। इंसिजन जो है वो डायरेक्शन उसकी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि वो एकदम से परपेंडिकुलर बनाओ, हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऑब्लिक हो। ऑब्लिक को क्या कहते हैं, बेवल्ड कट कहते हैं ऑब्लिक इंसिजन को। ठीक है। इसमें हेड जो है वो डीप होगा, टेल जो है वो सुपरफिशियल रहेगी। इसके अंदर भी टेलिंग प्रेजेंट रहती है, टेलिंग मतलब टेल प्रॉपर बनती है। इंसिजन का जो वूंड है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, मतलब मैंने ऐसा कट लगाया तो वो ऐसा दिखता है। ये क्यों दिखता है, यहाँ पे गेपिंग होती है। ठीक है। मतलब जितना बड़ा मैंने कट बनाया था उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो विड्थ है ना ये मुझे बताती है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ द वेपन यूज्ड क्या है। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ा अगर वेपन होता तो और बड़ी बनती है ना, या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी 3 mm की विड्थ है तो जो वेपन है वो लेस देन 3 mm होगा, इक्वल भी नहीं। क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत गेपिंग होगी वहां पे, है ना, जो विड्थ ऑफ द वुंड है वो इंक्रीज होती है विथ टाइम। तो ये स्पिंडल शेप्ड है। इसके अलावा अगर सेरेटेड एज वाला हम कोई वेपन यूज करते हैं तो लेसरेशन जैसे ही बनता है। तो ये इंसिजन की चीजें हो गई। इंसिजन लेसरेशन दोनों के अंदर हम लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ दोनों देखेंगे। चॉप, चॉप बिल्कुल इंसिजन जैसा है, बट यहाँ पे फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपन तो दो फोर्सेस होते हैं,
एक होता है शार्प फोर्स जो कि ब्लेड के कारण बनता है, और ब्लंट फोर्स मतलब जो वेट ऑफ द वेपन के कारण होता है। ठीक है, ये मैंने जो बोला था, ये डायग्राम एक चॉप का, कि यहाँ पे आपको रेगुलर मार्जिन मिलेगी इंसिजन जैसे, लेकिन साथ में ब्रूजिंग बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लंट फोर्सेस भी है। इसकी जो गेपिंग होगी चॉप वुंड की, वो नॉर्मल इंसिजन से बहुत ज्यादा होगी, और इसकी फ्लोर जो है वो क्रश्ड होगी। ठीक है, एक चीज, जब भी हम स्टैप करते हैं या चॉप करते हैं तो उसमें जो डीप एंड बनता है या हेड जैसा पार्ट जो बनता है, वो हमेशा हील ऑफ द वेपन से रहेगा, है ना। हील क्या होती है ये भी बता देता हूँ। ये ब्लेड है, तो ये जो पोर्शन है ना हैंडल के इधर जो रहता है, इसको हील बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई बार वहां पे प्रेशर दबा करके थोड़ी और डेप्थ इंक्रीज कर देता है। फिर हम अपने आएंगे स्टैब वुंड। स्टैब वुंड को ही हम पंचर वुंड भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंटेड एज के कारण हो रहे हैं। ये दो टाइप के, पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग। अगर केवल एक ही सरफेस पे पंचर हुआ है तो उसको पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। अगर जैसे ये बॉडी है और आपने गोली चलाई और बस इधर अटक गई तो दैट इज पेनिट्रेटिंग, पर अगर वह आर पार चली गई तो परफोरेटिंग। ठीक है, इसके अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि परफोरेटिंग के केस में, जैसे ये था, ऐसी गोली गई, तो ये फोर्स के कारण इन्वर्ट हो जाएगा एंट्री वुंड, तो ये साइज में ऐसा फनल जैसा दिखेगा। जबकि एग्जिट वुंड जो है वो अपने को ऐसा बाहर वॉल्केनो जैसा निकलेगा। सेकंड चीज, अपने को जो साइज है वो एग्जिट वुंड का इतना से दिख रहा है तो छोटा लगेगा, एंट्री वुंड का साइज जो है देखने में वो बड़ा दिखेगा। प्लस अगर मैं गन शॉट वुंड की बात करूं तो इसमें कुछ चीजें रहेगी। पहली चीज तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, ये वुंड है, अगर सॉरी ये बॉडी एनिमल की, अगर गोली मारी तो अगर तेज स्पीड में है ना तो स्ट्रेट जाएगी, अगर वो स्लो स्पीड में तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा डेविएट करेगा। ठीक है, जब आप पूरा टनल उसको एक्सप्लोर करोगे तो वो डिविएट करेगा, या हो भी सकता है कि वो अंदर रह जाए। ये वाली एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि इसके अंदर अपने को गनशॉट वुंड में शूटिंग मिलती है और सिंजिंग मिलती है। तो ये जो वुंड है इसके आसपास बर्निंग हो जाती है स्किन की। ठीक है, अपने को एक बर्न दिखाई देगा सर्कल शेप में। तो इसको जो है ये किससे हो रही है? अपनी एंट्री वुंड पे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो बुलेट है वो जब पेनिट्रेट करती है स्किन में तो यहाँ पर प्रेशर डालेगी और फ्रिक्शन लगाएगी, वो फ्रिक्शन के कारण बर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन सिंजिंग कहते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर मैंने बोला और फ्रिक्शन बोला, उस प्रेशर के कारण यहाँ पे ना अब्रेशंस भी बन जाएंगे। ठीक है, इसको अपन कहते हैं अब्रेशन रिंग। अब्रेशन रिंग, ऐसे एकदम रिंग शेप का एक अब्रेशन बनेगा। ये एंट्री वूंड जो है या एंट्री पॉइंट जो है गन का वहां पे बनता है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फाइड और कार्बन का डिपॉजिट अपने को मिलता है, हालांकि ये विद टाइम खत्म हो जाता है। प्लस कुछ कुछ गन्स में नहीं मिलता है, और अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से अपन ने वेपन को यूज किया तब भी अपने को कार्बन डिपॉजिट नहीं मिलता, जिसको अपन सूटिंग कहते हैं। ठीक है, कार्बन डिपॉजिट सूटिंग है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अपने को गन पाउडर मिल सकता है। इसके अलावा लेंथ और ब्रेड्थ का प्रपोर्शन, ठीक है, ये अपन देखते हैं कि कौन सा वेपन यूज हुआ है। दूसरी चीज, लेंथ जो है, वूंड की लेंथ, जैसे मैंने वूंड ऐसा है तो ये जो लेंथ है वूंड की, ये वेपन की ब्रेड्थ से कोइंसाइड करेगी और उससे हमेशा कम होगी। ठीक है, उसके अलावा ब्रेड्थ जो है वूंड की, ये वाला एरिया, ये थिकनेस ऑफ दी वेपन से कोइंसाइड करेगी। और डेप्थ ऑफ दी वूंड है, ये ऐसा वूंड बना है तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ लेंथ ऑफ द वेपन से इंसाइड करेगी और हमेशा लेंथ ऑफ द वेपन से कम होगी या बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वेपन है वो पेनिट्रेट 100% उसकी लेंथ का किया है, हो सकता है इतना बड़ा चाकू और इतना ही स्किन में घुसा है। ठीक है, इसके अलावा फिश टेलिंग जो है ये सिंगल एज्ड नाइफ्स में मिलती है। ये क्या होता है? इसको फिश टेलिंग कहते हैं। अगर सिंगल एज नाइफ होगा तो एक तरफ से फ्लैट होगा और एक तरफ से शार्प होगा, है ना। तो ऐसी वो फिश की टेल जैसा शेप बन जाता है, जो कि अपने को बाकी वुंड से अलग दिखेगा, है ना, बाकी वुंड में वैसा नहीं दिखता। तो स्टैब के अंदर फिश टेलिंग मिलती है। सिर्फ टेलिंग वर्ड यूज किया तो इंसिजन है, स्वेलो टेलिंग यूज किया तो लेसरेशन है। हिल्ट मार्क क्या होता है? सॉरी, एक चीज मैंने गलत बोली थी। हील का मतलब ये नहीं होता। हील का मतलब होता है वेपन कौन सी जगह से घुसा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने स्किन पे ये चाकू मारा है, डायरेक्शन नहीं,
या मैंने कुल्हाड़ी मारी है, कुल्हाड़ी है, तो जिस पॉइंट पे कुल्हाड़ी पहले टच होती है उसको हील कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा वो बनता है, डेप्थ बनती है इसके अंदर। देन हिल्ट मार्क होता है, वो जो मैंने कहा कि चाकू के जो एंड पर हैंडल और इसके बीच में जो गार्ड होता है ना, अगर पूरी तरीके से अगर नाइफ घुसा दिया है तो ये गार्ड के इंप्रेशन यहाँ पे बन जाएंगे स्किन में। ठीक है, तो हिल्ट मार्क कहते हैं उसको। हिल्ट मार्क भी एक टाइप का कंट्यूशन ही है, माइल्ड कंट्यूशन कह लो। तो ये बात हो जाती है अपने वूंड्स की। वूंड्स के अंदर हमेशा याद रखना है कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो है वो अपने को डिफरेंशिएट करेंगे पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम वूंड को। ठीक है, दूसरी चीज टाइमिंग ऑफ द अपन वूंड को देखना है, तो बताया था कि कलर को देख करके मैक्सिमम अपन बता सकते हैं स्टेज ऑफ हीलिंग क्या है, वैसे ही अपन बता सकते हैं। देन आती है अपनी इलेक्ट्रिकल इंजरी। तो इलेक्ट्रिकल इंजरी में बेसिक कुछ कुछ मैंने पॉइंट दिए कि एसी ज्यादा डेंजरस है ना, जो करंट होता है वूंड का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, वो ज्यादा डैमेजिंग होता है। उसके अलावा 110 से 220 की जो रेंज होती है वोल्ट की, वैसे वो डेंजरस होती है ना, मतलब डैमेज वो कर सकती है। बट अगर 240 है तो फेटल है, मतलब किल कर सकती है 240 की रेंज। इसके अलावा 20 मिली एम्पियर का करंट जो है वो टेक्नोइड स्पैज्म कॉज करेगा, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, हार्ट पे अफेक्ट करेगा, है ना। जब भी इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है सबसे ज्यादा डैमेज हार्ट को होता है, क्योंकि हार्ट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है उसमें। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी एंट्री और एग्जिट मार्क बनते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है तो वहां पे पता लगता है कि कौन से एरिया के अंदर एंट्री हुई है और कौन से एरिया में एग्जिट हुआ है। ठीक है, हमेशा जो करंट है वो लोएस्ट रेजिस्टेंस का पाथवे चुनता है, तो अपने को दिखाई देंगे बर्न मार्क्स के फॉर्म में। देन पीएम लीजन क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, और वो मतलब आफ्टर डेथ तो वो ब्लिस्टर कोलैप्स हो जाएगा, तो हमें कोलैप्स ब्लिस्टर दिखेंगे जिसके अंदर क्रेटर बनता है इस टाइप से। नॉर्मल ब्लिस्टर ऐसे फूला था, कोलैप्स होके नॉर्मली वो फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन बर्न वाले केस में क्रेटर शेप हो जाते हैं, जिसके अंदर सेंटर में बर्न रीजन रहेगा, यहाँ पे पूरी स्किन बर्न होगी और आसपास में रेज बॉर्डर होगी जो कि पेल होती है। ठीक है, ये पेल रहेगी और ये डार्क बर्न रहेगी। इसको अपन क्या कहते हैं, जूल बर्न कहते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम है जूल बर्न। ठीक है, इसके अलावा अपने को हाइपरीमिया भी मिलेगा, जो मैंने बताई ना, रेस बॉर्डर ये पेल है लेकिन इसके आसपास में हाइपरीमिया मिलता है। इसके अलावा मेटलाइजेशन होता है। मेटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ना वो मेटल भी बॉडी से पास हो रहा है, तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक करती है वहां पे आसपास में मेटल का डिपोजिशन हो जाता है, तो एक एक्रो रिएक्शन टेस्ट होता है। इससे हम ये बता सकते हैं कि जिससे झटका लगाए वो झटके की जो वायर थी वो कौन से मेटल की है। ठीक है, देन ये तो था कि नॉर्मल अगर बिजली है तो जूल बर्न होता है, बट अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पड़ता है ना तो बहुत ज्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं, जिसको हम फ्लैश बर्न या स्पार्क बर्न कहते हैं। ठीक है, फ्लैश बर्न मतलब पूरी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे फटाके जैसे शेप के बर्न्स हो जाएंगे। स्पार्क बर्न जो होते हैं उसमें क्या होगा कि कैरेटीन के नोड्यूल्स बन जाएंगे, ऐसे रेज स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कैरेटीन के। ठीक है, ये छोटा छोटा होगा, फ्लैश बर्न बहुत बड़े साइज का है, स्पार्क बर्न जो है वो छोटा छोटा दिखेगा और छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पार्क्स हो जाएंगे तो इसको अपन क्रोकोडाइल बर्न कहते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल की स्किन जैसा दिखता है। ठीक है, इसके अलावा डीपर टिश्यूज में क्या होता है कि जो मेटल है वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, मैंने कहा था मेटलाइजेशन होता है, तो वो मेटल जब डिपॉजिट होता है तो अपने को करंट पर्ल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब एक्सरे में अपने को दिखता है। बोन के अंदर अपने को बोन पर्ल दिखता है या वैक्स ड्रिपिंग दिखती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बोन पर्ल और वैक्स ड्रिपिंग जो है ये चीज एक है, बट इसका करंट पर्ल से डिफरेंस क्या है। करंट पर्ल जो है वो मेटल का डिपोजिशन है, जबकि बोन पर्ल या वैक्स ड्रिपिंग जो है वो मेल्टिंग ऑफ द बोन के कारण है, बोन खुद मेल्ट हो जाएगी और एक जगह पर ऐसे पर्ल जैसा लीजन बना लेगी। ठीक है, इसके अलावा बर्न्स में क्या होती है, मसल में जेंकर्स डीजनरेशन दिखता है, ये अपन हिस्टोपैथ के थ्रू बता सकते हैं। अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोक्यूशन है, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई तो क्या होता है, सबसे ज्यादा तो हाई वोल्टेज डीसी होती है लाइटनिंग स्ट्राइक, तो इसके अंदर कैरोनो पैरालिसिस होता है, एनिमल पैरालाइज्ड हो जाता है, इतना जोर से उसको झटका लग जाएगा बिजली का। इसके अलावा लाइटनिंग स्ट्राइक डिपेंड करता है कि इंजुरी क्या हो रही है किस पे, कि डायरेक्ट है, एनिमल और उसके सीधे ऊपर गिर गई तो डायरेक्ट स्ट्राइक, एनिमल के साइड में गिर गई तो इनडायरेक्ट स्ट्राइक, और कॉन्टेक्ट स्ट्राइक मतलब क्या होती है कि एनिमल किसी, ये खंबा और खंबे के
कांटेक्ट में था, स्ट्राइक खंबे पे हुई और फिर पास होते हुए एनिमल पे आई। तो जो कांटेक्ट वाली है वो तो बेसिकली अपना इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, ठीक है। बाकी दोनों जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक के अपने को लीजन्स मिलते हैं। अब इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि डैमेज किससे होता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट कांटेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। दूसरी चीज, जब लाइटनिंग होती है तो उसके आसपास की एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके कारण बर्न्स होते हैं। तीसरी चीज, एयर जो है वो एक्सपांड करती है, ठीक है। तो एनिमल जो है वो फिका जाता है। ये लाइटनिंग हुई तो यहाँ की जो एयर है वो एक्सपांड करेगी, तो एनिमल अगर यहाँ खड़ा था तो फिक के दूर चले जाएगा, तो हो सकता है किसी चीज से टकरा जाए और उसको डैमेज हो जाए। इसको अपन स्लेज हैमर इफेक्ट कहते हैं। देन लीजन्स क्या क्या बनते हैं, अलग अलग टाइप के बर्न बनते हैं। लीनियर बर्न जो सीधा बनता है, पिटेड बर्न मतलब गड्ढे हो जाएंगे, या लाइटनिंग बर्न। लाइटनिंग बर्न मतलब लाइटनिंग का जो नॉर्मल लोग शेप बनाते हैं ना, ऐसा इस टाइप के बर्न बनते हैं। इसको लाइटनिंग बर्न, लिक्टेनबर्ग बर्न, कोरोनोग्राफिक बर्न, फेदरिंग बर्न, आर्बोरेसेंट बर्न, फर्निंग बर्न या फिलिग्री बर्न कहते हैं। फिलिग्री बर्न और लाइटनिंग बर्न जो है वो मोस्ट कॉमन नाम है इनके। फिलिग्री बर्न मैंने कहा 20 to 30% ऑफ द केसेस में दिखते हैं अपने को, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो बहुत रैंडम एकदम से पास होगी पहले तो, और उसके कारण बहुत सारे हिमोलिसिस होगा, ठीक है। दूसरी चीज, फिलिग्री बर्न जो है ये ब्लड वेसल से ही जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जबकि एक और चीज होती है मार्बलिंग, ये भी एक टाइप का बर्न है, बट ये पर्टिकुलरली ब्लड वेसल के ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी ड्राउनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राउनिंग का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट। क्यों? ड्यू टू सबमिशन इन वाटर, सबमर्शन या इमर्शन। पूरी तरीके से एनिमल डूब जाए या उसका एक पार्ट डूब जाए, पार्ट मतलब उसका माउथ, ठीक है। तब दो, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है डेथ का, पानी में गिर गया, ठीक है, तो पानी अंदर जाएगा कैसे। पहली चीज तो रैपिड एंट्री होगी पानी की फेरिंग्स के अंदर, वोकल कॉर्ड्स और इस सब के अंदर। जब पानी जाएगा तो वोकल कॉर्ड्स में इरिटेशन होगा, उससे स्पैजम्स होंगे, ठीक है, अपने लैरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर। इसके कारण एनिमल का जो गला है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा, डेथ हो जाएगी। इसको अपन कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग, मतलब पानी जो है वो एनिमल के लंग्स में नहीं गया है, ठीक है, वो पानी का सिर्फ कांटेक्ट आने के कारण, स्पैजम्स के कारण डेथ हो गई है। अब अगर वो पानी लंग्स में चले जाए तो उसको हम कहते हैं वेट ड्राउनिंग, जो कि दो टाइप से हो सकती है। अगर बहुत कम अमाउंट है, 4 ml पर केजी पानी है, तो क्या होगा, ये पानी जो है ना ये एल्वियोलाई में जाएगा और सर्फेक्टेंट को धो देगा, ठीक है। धो देगा तो सर्फेक्टेंट निकल गया, तो हमारा वॉल्यूम और परफ्यूजन हर चीज का मिसमैचिंग हो जाएगी। सर्फेक्टेंट चले गया तो प्रॉपर रेस्पिरेशन ही नहीं हो पाएगा। देन अगर बहुत ज्यादा पानी चले जाता है तो दो चीजें होती है। फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू ब्लड, तो यहाँ पे हीमोडाइल्यूशन होगा, आरबीसी का रप्चर हो जाएगा। इससे दो चीजें होगी, आरबीसी रप्चर पोटेशियम रिलीज होता है, पोटेशियम जो है वो हाइपरकैलेमिया है या हार्ट पे जाके अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, ये हीमोडाइल्यूशन हो रहा है क्यों, क्योंकि वो खुद हाइपोटोनिक है, तो इसके कारण हाइपरवोलीमिया हो रहा है, अमाउंट बढ़ गई, पानी ढेर सारा ब्लड में एंटर कर गया। इन दोनों ही चीजों के कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा और उससे डेथ हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद अगर मान लो सॉल्टी वाटर गया है तो हाइपरटोनिक है, तो इसका उल्टा होगा, हीमो कंसंट्रेशन होगा और पल्मोनरी एडीमा दिखेगा। हीमो कंसंट्रेशन के अंदर क्या दिखता है, क्रीनेटेड आरबीसी दिखती है, इस टाइप की आरबीसी अपने को दिखेगी। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया के कारण शॉक होगा और डेथ हो जाएगी। तो ये चीज थी कि ड्राउनिंग से डेथ क्यों होती है, याद रखना बस डिफरेंस। फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक कंडीशन है तो हीमो डाइल्यूशन होता है, सी वाटर में हाइपरटोनिक है तो हीमो कंसंट्रेशन होगा, और दूसरी चीज पल्मोनरी एडीमा जो है वो सी वाटर में मिलेगा। देन हाइड्रोक्यूशन मतलब किसी को अपन ठंडे पानी में एकदम से डुबोते हैं, कितना ठंडा पानी, 5 डिग्री लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर, तो उसके कारण जो होगा वो हाइड्रोक्यूशन रहता है। सेकेंडरी ड्राउनिंग मतलब कि नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है, या पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम, पानी में डूब गया, उसको अपन ने निकाल लिया, सर्वाइव कर गया, रेस्क्यू हो गया, बट उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है उससे डेथ हो गई, जैसे एस्पिरेशन निमोनिया हो गया था, या वो एकदम से शॉक के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसके कारण उसकी डेथ हो गई, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो डेथ हो गई, तो इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी ड्राउनिंग। अब एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कि हो सकता है कि एनिमल को किल करके पानी में डाल दिया हो, तो इसमें अपन देखते हैं कैडेवरिक स्पैजम्स जो रहेंगे वो अपने को एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग में ही मिलते हैं। कैडेवरिक स्पैजम्स के अंदर एक चीज ये देखना है
कि ये ह्यूमन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि जब आदमी पानी से निकलने की कोशिश करेगा तो वो अपने हाथ से किसी न किसी चीज को पकड़ेगा, और वो पकड़ेगा ना तो वो हाथ मरने के बाद उसी पोजीशन में रह जाएंगे कि वो किसी को पकड़ रहा है। ठीक है। एनिमल में भी अपने को देखने को मिल सकता है कि वो कोशिश कर रहा है, पर बहुत अच्छे से नहीं दिखती क्योंकि हूफ्स रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम देंगे। देन फ्रॉथ इन दी नॉस्ट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एंटीमॉटम में अपने को देखने को मिलती है, बट ओनली इन केस ऑफ वेट ड्राउनिंग, अगर एनिमल पूरा पानी में डूबा है तो। अगर ड्राई ड्राउनिंग है तो वो पानी के अंदर जो सॉरी नॉस्ट्रल में जो पानी आया वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और ये फ्रॉथ जो है सिर्फ नॉस्ट्रल में नहीं बनता, पीएम करेंगे तो बाकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी दिखेगा। ये फ्रॉथ कैसा होता है? फाइन होगा, कोपियस होगा, बहुत अमाउंट में होगा, म्यूकॉइड होगा और परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट मतलब फोड़ के भी ये फूटता नहीं है। ठीक है। जो बबल्स बनेंगे उनको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। देन क्यूटिस एंसेरिना, इसको अपन गूस फ्लैश कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हेयर्स जो है वो एकदम ऊपर ऊपर खड़े हो जाते हैं, ये राइगर मॉर्टिस के कारण है। इसके अलावा मैसरेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी, क्योंकि पानी में पड़ा रहेगा तो पानी पूरा स्किन को गला देगा। ये अपने को दोनों में मिल सकता है, एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम दोनों का लीजन नहीं है। इसके अलावा अपने को बलूनिंग ऑफ दी लंग्स मिलती है, ये भी एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम दोनों में हो सकता है, मेनली अपने को एंटीमॉर्टम में मिलता है वैसे। ठीक है। क्रेपिटेंट लंग्स है और बलूनिंग हो जाएगी, एकदम फूल जाएंगे। दूसरी चीज प्रेजेंस ऑफ दी मड इन लंग्स, लंग्स में पानी भी है या कीचड़ है, अगर गंदे पानी में डाला है तो गंदा पानी मिल जाएगा, और उससे अपन ये भी बता सकते हैं कि कौन से पानी में इसको डाला है। ठीक है। इसके अलावा रप्चर ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज से क्या होता है अपने को पेल्टॉफ्स हेमरेजेस मिलते हैं। ये जो पेल्टॉफ्स हेमरेजेस है केवल एंटीमॉर्टम में होता है। ठीक है। क्योंकि ये जब वो बहुत ज्यादा ट्राई करेगा, है ना, एकदम हड़बड़ाएगा, जबरदस्ती एक्सर्शन करेगा, तो उसके कारण हेमरेजेस आते हैं। तो ये पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में नहीं दिखने को मिल सकते। इन जनरल पोस्टमार्टम अगर ड्राउनिंग है ना तो लीजन स्किन पे आएंगे रादर देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंटीमॉर्टम होगी तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो लीजन कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है। एम्फाइसीमेटस बुले, इसको अपन एम्फाइसीमा इक्वेसम कहते हैं। ये अपने को मिलते हैं एंटीमॉर्टम के अंदर, मतलब पर्टिकुलर ऐसे कुछ कुछ सर्कुलर एरियाज के अंदर एयर भर जाती है। ये भी अगेन रप्चर ऑफ द एल्वियोलाई के कारण ही है। फिर इडीमा एक्वेसम, ये भी होता है। इडीमा एक्वेसम और एम्फाइसीमा एक्वेसम में डिफरेंस ये कि एम्फाइसीमा एक्वेसम जो है ये हड़बड़ी के कारण हो रहा है, एक्सर्शन कर रहा है इसलिए हो रहा है। तो ये तभी होगा जब पेशेंट अपना कॉन्शियस है, मतलब एनिमल। अगर एनिमल को अनकॉन्शियस करके डालेंगे तो भले ही वो एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग हुई पर तब भी नहीं मिलेगा, बट ये केस बहुत रेयर है। ह्यूमन में करेंगे ऐसा, एनिमल में नहीं करेंगे। तो एनिमल के लिए तो अपन कह सकते हैं कि एंटीमॉर्टम में ही अपने को एम्फाइसीमा इक्वेसम या इडीमा इक्वेसम मिलता है। इडीमा इक्वेसम कम मिलेगा क्योंकि अनकॉन्शियस एनिमल को कोई नहीं डाल रहा है। ये अपने को ज्यादातर पीएम में मिलेगा इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। ह्यूमन में उल्टा है, बट एनिमल्स में इडीमा इक्वेसम मिलेगा पीएम के अंदर, और एएम है तो उसमें अपने को एम्फाइसीमा इक्वेसम मिलेगा। देन हाइड्रोस्टैटिक लंग, ये अपने को पर्टिकुलरली पीएम में मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा वाटर इन द मिडिल ईयर, स्टमक, इस सब को अपन क्या कहते हैं? वेनोस साइन कहते हैं, या वाटर इन दी साइनसेस स्वेशिनोकोव साइन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके अलावा कुछ टेस्ट है तो वो भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायटम टेस्ट भले ही ध्यान रख लो कि डायटम टेस्ट का मतलब क्या है कि जो डायटम्स होते हैं ये अपने पानी में होते हैं। अगर इसको अपन ने पानी में डाला तो वो डायटम्स ब्लड में एंटर कर जाएंगे वाया दी लंग्स। ठीक है। लंग्स के अंदर पानी गया तो वो एल्वियोलर कैपिलरी से ब्लड में चले जाएगा, और वो ब्लड से फिर बोन मैरो में चले जाएगा। ठीक है। और डायटम नॉर्मली एनिमल में मिलता नहीं है। उस बोन को आप उठाओ और उसको टेस्ट करो डायटम्स के लिए तो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है क्योंकि वेट ड्राउनिंग में ही मिलेगा। प्लस पानी में गिरने के बाद भी उसको काफी समय हो जाना चाहिए कि वो बोन मैरो तक या ब्लड वेसल तक पहुंच सके। ठीक है। फिर सफोकेशन, सफोकेशन और स्ट्रेंगुलेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। सफोकेशन में एयर लंग्स तक नहीं जाती विदाउट एनी कंप्रेशन। स्ट्रेंगुलेशन में हम कंप्रेशन करते हैं, गला दबा दिया तो उसके कारण सांस नहीं ले पाया। ठीक है। इसके अंदर सफोकेशन अलग अलग टाइप से है। स्मॉदरिंग हो सकती है, किसी नाक दबा दी, गैगिंग हो सकती है, मुंह में कुछ भर दिया, चोकिंग हो सकती है, या ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया हो सकता है। ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया का जो साइन है वो मास्क इकाइमोटिक है। ठीक है। आपने उसको जबरदस्ती मुंह दबा करके किसी एनिमल को किल किया है तो उसके अंदर वहां पे हेमरेजेस बन जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज, जब हम गैगिंग करते हैं तो कई बार जो गैगिंग के लिए यूज हमने सब्सटेंस किया था वो हो सकता है मुंह में अटका ही रह जाए, या जहां पे वो अटका था तो उसका कुछ पार्ट वहां पे छूट जाए, या आसपास की म्यूकस मेम्ब्रेन में वो स्क्रैचेस या ब्लीडिंग कॉज कर दे। ठीक है। तो ये भी अपने को दिखता है।
इसके अलावा स्ट्रेंगुलेशन में अपने को क्या दिखते हैं, टर्ड्यू स्पॉट दिखते हैं। टर्ड्यू स्पॉट भी हेमरेजेस है। इसके अलावा अपने को हेमरेजेस लैरिंग्स और ट्रेकिया में भी दिखते हैं, जिसको सिनेबार रेड म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लाइगेचर मार्क कब दिखेंगे, जब हमने फांसी उसको लगाई होगी। ठीक है, तो फांसी के निशान दिख जाएंगे। लाइगेचर मार्क जो है बेसिकली हमारे कंट्यूशन से, ठीक है, पैटर्न कंट्यूशन है जो कि अपने को दिखता है। तो ये वाली सारी चीजें हो गई अपनी वुंड और उससे आसपास से। इसमें एक बर्न भी है। बर्न के अंदर क्या है, थर्मल इंजुरी मेनली होती है बर्न के अंदर, जिसमें स्किन को डैमेज हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है वो थर्मल इंजुरी हॉट के बजाय कोल्ड भी हो, तो वो कोल्ड बर्न हो सकता है या आइस बर्न हो सकता है। या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बर्न तो इलेक्ट्रिसिटी से है, और एक केमिकल बर्न है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कलाई के कारण होता है। इसके अलावा बर्न को हम सुपरफिशियल कह सकते हैं, या फुल हाफ थिकनेस या पार्शियल थिकनेस। दूसरा टाइप है फुल बर्न या फुल थिकनेस बर्न या डीप बर्न। इसके और अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में केवल अपनी एपिडर्मिस जो है वो अफेक्टेड होगी। सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस और थोड़ा सा पार्ट डर्मिस का होगा। थर्ड डिग्री में पूरी एपिडर्मिस और डर्मिस अफेक्टेड होगी। और फोर्थ डिग्री में जो पूरा नीचे का सबकट टिश्यू है या उसके भी नीचे का कुछ भी है वो सब फोर्थ डिग्री में आता है। ठीक है, अब वेट्रोलीगल एस्पेक्ट अगर एग्जाम में पूछे तो अपने को क्या बताना है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड अपन ने बता दिया। उसके बाद वुंड की डेफिनेशन तो जब पूछेंगे तब लिख ही सकते हैं। जैसे फ्रैक्चर की डेफिनेशन थी ब्रेच इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, वैसे ही सॉफ्ट टिश्यू के केस में हम उसे वुंड कहते हैं। वेट्रोलीगल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंसिजन, पंचर, फायर आर्म वुंड और लेसरेटेड वुंड। इसके अलावा एग्जामिनेशन करेंगे एनिमल का। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन करने के बाद एक फॉर्म भरेंगे। तो ये फॉर्म के बारे में अपने को बताना है कि सबसे पहले तो नेचर ऑफ द इंजुरी, कि कौन सा वुंड है, लेसरेशन है कि इंसिजन है। अगर आपको सब टाइप पता चल रहा है तो सब टाइप भी बताओ कि लाइक कंट्यूशन है और लाइगेचर मार्क वाला है, तो इस टाइप से आप बता सकते हो। फिर उसके बाद उसका साइज क्या है, एग्जैक्ट साइज सारे वुंड का, इंडिविजुअल वुंड का आपको बताना है। फिर कौन कौन सी लोकेशन पे थे। इसके अलावा ये सिंपल थे कि ग्रीवस थे। ठीक है, सिंपल मतलब इसको अपन स्लाइट वुंड कहते हैं या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वुंड कहते हैं। जो ग्रीवस है या डेंजरस वुंड है, ये या तो लाइफ थ्रेटनिंग वुंड है, या अगर नहीं भी है तो उसको परमानेंट डैमेज या मेमिंग कर देंगे, है ना। जैसे किसी की आंख खराब कर दी या कान काट लिया या फ्रैक्चर कर दिया, तो ये ग्रीवस वुंड है कि आपने एनिमल को या तो किल करने के लिए वुंड किया है या तो उसको यूजलेस बनाने के लिए वुंड किया, जिसको मेमिंग कहते हैं। ये पनिशेबल किस में है, सेक्शन 320 आईपीसी के। फिर अपने को बताना है कि कौन सा वेपन यूज हुआ है। फिर उसके बाद अपने को बताना है कि वेपन डेंजरस था कि नॉर्मल टाइप का डंडा वंडा था नॉर्मल, या पेन वेन से मार दिया कि एकदम कोई चाकू या गन यूज कर दी। और उसके बाद एजिंग अगर अपन बता पा रहे हैं तो अपने को एजिंग भी बतानी है कि कितना टाइम हो गया वुंड को होके। ठीक है, कॉजेज ऑफ डेथ वुंड से डायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होंगे, हेमरेज, इंजुरी टू दी वाइटल ऑर्गन और शॉक। ब्लड लॉस से मर सकता है, या तो हो सकता है हार्ट में गोली लग गई या दिमाग में गोली लग गई तो मर गया। इनडायरेक्ट मतलब उसको वुंड हो गया था, उसका बाद इन्फेक्शन हो गया इसलिए मर गया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वाली एग्जांपल है। या उसको पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन वो खाना नहीं खा पाया, है ना। तो खाना नहीं खा पाया तो इमेशिएटेड हो गया, केयर कोई करा नहीं तो मर गया। तो इनडायरेक्ट कॉज है। इसके अलावा अपना आता है वेट्रोलीगल एस्पेक्ट ऑफ द डेथ। अभी हम वुंड की बात कर रहे थे, अब अपना डेथ की बात करेंगे। डेथ के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो डेफिनेशन दो टाइप की होती है, सोमैटिक और मॉलिक्यूलर। जब हमारी कंप्लीट या परसिस्टेंट सेसेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये तीन ऑर्गन अगर काम करना बंद कर दिए तो सोमैटिक डेथ हो गई है, सिस्टमिक डेथ हो गई है। अगर सिर्फ टिश्यू की डेथ हुई है तो उसको अपन मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। ठीक है, डेथ की स्टेजिंग भी रहती है कि कौन कौन सी फेजेस है डेथ की, ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सिसेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, देन कूलिंग ऑफ द बॉडी होगी। कूलिंग ऑफ द बॉडी को अपन एल्गोर मॉर्टिस कहते हैं। ये 1 डिग्री सेल्सियस पर 2.5 आवर होती है, या 3.5 फ़ारेनहाइट पर 1 आवर होती है, और ये पहले 6 घंटे तक होती है, उसके बाद बंद हो जाती है कूलिंग। ठीक है, इसके बाद अपने क्या होगा, प्राइमरी फ्लैसिडिटी आएगी। प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्यों है, क्योंकि अब एनिमल तो मर गया ना, तो मसल को कोई भी नर्व सिग्नल नहीं जा रहा है, नर्व सिग्नल नहीं जा रहा है तो मसल रिलैक्स रहेगी। इसमें एसिडिटी बढ़ती है, मतलब मसल का पीएच जो है वो गिरता है। ठीक है, किसमें, प्राइमरी फ्लैसिडिटी में।
उसके बाद अपना आएगा राइगर मॉर्टिस, हार्डनिंग ऑफ दी मसल होगी। उसके बाद सारा एटीपी खत्म हो गया, सारा कैल्शियम खत्म हो गया राइगर मॉर्टिस में, तो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी आएगी। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी जो है, ये होते होते में ना थोड़ा बहुत प्यूट्रिफेक्शन और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ भी चालू हो जाती है। तो इसके कारण सेकेंडरी फ्लैसिडिटी में पीएच जो है ये बढ़ता है, मतलब मसल का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में कौन सी स्टेज है डेथ की? प्यूट्रिफेक्शन है। प्यूट्रिफेक्शन के अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो वो सड़ाने लगेगा। इसके अंदर एक चीज है सूडोमेलेनोसिस। सूडोमेलेनोसिस मतलब अपने को ब्लैकिश कलर दिखता है बहुत ज्यादा प्यूट्रिफाइड कार्कस का, इसको अपन कहते हैं। इसके अलावा एक सूडोमेलेनोसिस टर्म भी प्यूट्रिफेक्शन से रिलेटेड है। उसमें क्या होगा कि स्किन या कार्कस के बजाय पर्टिकुलरली जो इंटेस्टिन है उसमें ब्लैकनिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो इसको भी सूडोमेलेनोसिस कह रहे हैं। फिर क्या है, एक और चीज, सॉरी भूल जाता हूँ। प्यूट्रिफेक्शन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? अगर मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्यूट्रिफेक्शन बढ़ता है। कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म प्यूट्रिफेक्शन में ज्यादा मिलते हैं? तो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अच्छे खासे मिलते हैं। देन एडिपोसीर की स्टेज आती है। एडिपोसीर, एडिपोसीर का मतलब क्या है? नाम से कि फैट से रिलेटेड है। तो देखो, मरने के बाद जो फैट है उसका हाइड्रोजनेशन चालू हो जाता है। इससे क्या बनता है? पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और हाइड्रोस्टीयरिक एसिड। ये जो है ये हमारे सबसे पहले सबकट टिश्यू में जाके भर जाते हैं, जिससे जो कॉर्प्स है उसको एक ग्रेइश कलर मिलता है, और जब उसको हम फील करते हैं तो एक वैक्सी टच मिलता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्प्स वैक्स। तो ये कॉर्प्स वैक्स जो है ये बेसिकली एडिपोसीर है, और ये तीन फैटी एसिड पामिटिक, स्टीयरिक और हाइड्रोस्टीयरिक फैटी एसिड जो है उनके कारण है। फिर एक चीज होती है ममिफिकेशन। एडिपोसीर जो है वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में अपने को देखने को मिलता है। प्यूट्रिफेक्शन भी ज्यादातर मॉइस्ट में देखने को मिलता है। अगर ड्राई एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा तो ममिफिकेशन मिलेगा, कार्कस जो है वो ड्राई सूख जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये अपनी स्टेजेस ऑफ डेथ हो गई। इसके अलावा मोड्स ऑफ डेथ भी वैसे तो नहीं पूछते, बट ठीक है दिया हुआ है बुक में। कोमा हो जाएगा, सिनकपी होगी या एनोक्सिया होगा। कोमा मतलब क्या है? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें प्यूपिल्स जो डायलेट हो जाएगी, रिफ्लेक्स जो है खत्म हो जाएंगे सारे। कोमा में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रोलॉन्ग्ड होती है ना। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के लिए कोमा आ गया, हमेशा प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। दूसरी चीज, इसके अंदर यूरिन और फीसिस पास होती रहती है, इनवॉलेंट्री। सिनकपी जो है ये कोमा जैसा ही है बट ट्रांजिएंट होगा। ठीक है, इसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? फेंटिंग, बेहोश होना। ये यूजुअली किससे होती है? शॉक से होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर भी सिनकपी आता है, बट अपने को जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का है। सर्कुलेटरी फेलियर या शॉक के कारण सिनकपी आएगी। बाकी शॉक के जो टाइप है वो तो अपने को पता ही है कि ब्लड माल डिस्ट्रीब्यूशन शॉक है, जिसके अंदर अपना एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है, सेप्टिक शॉक आता है। ठीक है, उसके अलावा अपना कार्डियोजेनिक शॉक है, उसके अलावा अपना नर्वस शॉक है। तो ये वाली चीज अपने को देखने को मिलेगी। हेमरेजिक शॉक होता है जब मोर देन 20% ब्लड लॉस होगा। ठीक है, मोर देन 20% ब्लड लॉस पे हेमरेजिक शॉक कहेंगे। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पहले क्या होगा? डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देन कन्वर्जन, नर्वस साइंस आएंगे, देन एपनिया, ब्रीदिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और आखिरी में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिसको अपन फाइनल स्टेज ऑफ एनॉक्सिया कहेंगे। तो ये अपनी चीज हो गई डेथ के बारे में। जब भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा डेथ पे तो अपने को इतना थोड़ा थोड़ा बता देना है। वूंड का बताएंगे तो वूंड का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और ये जो फॉर्म है इसके बारे में अपने को बताना है। एग्जामिनेशन ऑफ द इंजर्ड एनिमल। अब आएगा ब्लड स्टेनिंग। कहीं पे भी अपने को जाते तो अपन एविडेंस कलेक्शन करते। ठीक है, तो एविडेंस जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि ब्लड है कि नहीं। तो ब्लड को अपन कैसे बताते हैं और क्या क्या उसके साइंस होंगे यहाँ पे अपने को देखना है। तो जब भी ब्लड स्टेन होता है, मतलब ब्लड कहीं पे भी गिर रहा है, तो किस टाइप से गिरता है? या तो पैसिवली गिरता है, मुझे हाथ पे कट लग गया है ग्रेविटी के कारण, एक बूंद जमीन पे गिर गई, या ट्रांसफर हो सकता है, कहीं पे ब्लड था, मैंने उस पर हाथ रख दिया या पैर रख दिया और मैं कहीं और चले गया तो वहां पे भी ब्लड लग गया, या इम्प्रिंट या प्रोजेक्टेड। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब ये है कि मेरी ये बॉडी है, इस पे किसी ने जोर से मारा तो ऐसे ब्लड उड़ गया। प्रोजेक्टेड मतलब ये मेरा हाथ है, जैसे किसी ने मान लो अपनी नस काट दी तो प्रेशर के कारण एकदम से ब्लड बाहर आ गया। ठीक है, अब इसका जो शेप है इसको अपन ब्लड स्प्लैटर बोलते हैं, कि कौन सा ब्लड कैसे फैला हुआ है, और इसके शेप से अपन बता सकते हैं कि किसका है। जैसे अगर गन शॉट है तो ये एनिमल है, ये गोली लगी,
तो जो एनिमल का फॉरवर्ड वाला पार्ट है उसमें अपनी मिस्ट बनेगी, जो बैकवर्ड वाला पार्ट है उसमें लार्ज ड्रॉप्स बनती है। मिस्ट मतलब बहुत छोटे छोटे ब्लड के छींटे बनेंगे। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब क्या है कि मैंने मान लो हाथ से किसी एनिमल को एकदम फोर्स से मारा है, ये मेरा हाथ है और ये ऐसे फोर्स में गया है, तो इसी फोर्स में ब्लड के छींटे जाएंगे। तो छींटे कैसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो अपनी हेड रीजन बनेगा और टेल रीजन बनेगा। ठीक है, तो जो निशान बनते हैं उस हिसाब से हम बता सकते हैं। मैंने उल्टा बना दिया डायग्राम, सॉरी। जहां पे जा रहा है वहां पे टेल बनती है, ऐसे ब्लड के स्प्लैटर बनेंगे। ठीक है, तो जो टेल है वे बताती है कि डायरेक्शन कहां पर है। उसके अलावा आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड, इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं कि आर्टेरियल ब्लड का जो होता है तो उसको हम स्प्रे या स्प्लैश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आर्किंग पैटर्न में ब्लड के स्टेन पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े एक आर्क शेप में, ये ऐसा आर्क है ना, इस टाइप से। वीनस ब्लड जो है वो स्ट्रेट जाता है हमेशा, उसको अपन स्ट्रीक्स कहते हैं। इसके अलावा एक्सपायरेटेड स्प्लैटर, इसका मतलब है कि मैंने किसी को लंग्स में इंजुरी कर दी, चेस्ट में मार दिया, तो एयर के साथ ब्लड बाहर आएगा। तो वो जो एयर है उसके कारण क्या होगा, बबल्स बन जाएंगे। कोई भी बबल बनाओ उसको फोड़ाओ तो क्या होता है, एजेस पे अपना कलर रहता है और बीच में खाली स्पेस रहेगी, ये खाली स्पेस है। तो वहां पे जो एक्सपिरेटेड स्पैटर के साइन रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, प्लस साथ में थोड़ी थोड़ी फाइन मिस्ट भी रहेगी। फिर इसके बाद अपन बताते कैसे हैं कि ब्लड स्टेन जो है वो किसका है। तो पहली बात तो एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं वो फिजिकली अपन देख के मैंने बताया कि किस टाइप की इंजरी हुई होगी। केमिकली तो हम ये बताते हैं कि ब्लड है कि नहीं है। माइक्रोस्कोपिकली भी हम ये बता सकते हैं कि ब्लड किसका है। ठीक है, अब ये किसका बताने के लिए कलेक्ट कैसे करना है, अगर फ्लूइड ब्लड मिल रहा है तो अपन कलेक्ट कर लो उसको इसमें अपनी नॉन ईडीटी और ईडीटी वायल में। अगर मान लो नहीं है या अपन कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिल्टर पेपर या जरूरत पड़े तो नॉर्मल पेपर का एक पीस लेना है। टाइम हो, मतलब वैसे तो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल बनाना है और उस पर खून की एक बूंद डाल देनी है। अगर नहीं है तो नॉर्मली अंदाजे से एक पन्ने का पीस फाड़ लो जो कि एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो होगा, और फिर उसको खून में डुबा दो। ठीक है, मतलब सिर्फ टच करवा दो अच्छे से कि खून उस पर पूरा लग जाए, और वो लेबोरेटरी को आप सबमिट कर दो, वो उससे भी बता सकते हैं। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स भी होती है। सेरोलॉजिकल मेथड है जिससे अपन स्पीशीज बता सकते हैं। सेरोलॉजिकल के लिए भी हम ऐसे ही सैंपल भेजते हैं, केवल उसको टच करके पेपर भेज देते हैं। केमिकल मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लूमिनॉल है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये यूज होती है। लूमिनॉल एक सब्सटेंस है जो केमिलुमिनेसेंट है, मतलब आयरन की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है और उसकी रिएक्शन जो होती है उससे ब्लू लाइट आती है। ठीक है, तो एक अंधेरे कमरे में अपन ब्लड को लुमिनॉल डालेंगे तो वो ग्लो करेगा। अगर अंधेरा नहीं हो सकता है, जैसे कहीं ऑन साइट है, तो नॉर्मल कुछ भी कपड़ा डाल के आप ऐसा अंधेरा करके देखो और फिर लुमिनॉल डाल के देख लो। ठीक है, इसके अलावा बेंजीडीन टेस्ट, फिनोप्थिलीन टेस्ट और ल्यूकोमेलेटाइट टेस्ट ये भी होते हैं। बेंजीडीन और फिनोप्थिलीन जो है बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है ब्लड के लिए। स्पेसिफिक कौन सा है, लूमिनॉल और ल्यूकोमेलेकाइट ग्रीन। ल्यूकोमेलेकाइट ग्रीन के अंदर क्या होगा कि अपन ये ल्यूकोमेलेकाइट ग्रीन डाय लेंगे, इसको डालेंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे, तो ये ल्यूकोमेलेकाइट ग्रीन मतलब व्हाइट डाय मेलेकाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो ये अपना ब्लड स्टेन का एग्जामिनेशन हो गया। इसके अलावा पीएम जब हम करते हैं तो बहुत सारे सैंपल लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सैंपल कलेक्शन है। तो बेयर मिनिमम क्या लेना चाहिए, तो याद एक किडनी लेनी चाहिए, 500 ग्राम, नॉट केजी, 500 ग्राम लिवर लेना चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा 500 से 1000 ग्राम कहते हैं इंटेस्टिन अलॉन्ग विथ इट्स इंटेस्टिनल कंटेंट, ये लेना चाहिए। ये तीन चीजें तो बेयर मिनिमम है। और ब्लड अगर मिल सके तो ब्लड कितना, 30 to 50 ml ब्लड चाहिए। 30 to 50 ml इतना कहते हैं पर जरूरत नहीं होती इतने की। ठीक है, पर बुक से याद रखना 30 to 50 ml ब्लड, ये बेयर मिनिमम है। इसके अलावा आप 500 से 1000 ग्राम स्टमक का कंटेंट भी ले सकते हो, अक्खा ब्रेन पूरा ले सकते हो। बहुत सारे सैंपल लिए जा सकते हैं। किस में लेते हैं अपन, 10% फॉर्मेलिन में लेते हैं, ये अपना फिक्सेटिव है। या प्रिजर्वेशन के लिए अपन और भी क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मेलिन के अलावा एल्कोहल यूज कर सकते हैं, जो कि 75% एल्कोहल रहेगा। उसके अलावा अपन क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, या सिंपल जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसी में आप सूखे नमक के अंदर रख के ले आओ सैंपल को। सैंपल मतलब बॉडी को या उसके किसी पार्ट को। ये चीज अपनी हो गई है।
अब अपन देख लेते हैं कि कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल्स क्या होते हैं। ये शॉर्ट नोट में यूजुअली पूछते हैं। तो 3 चीजें होती है इसके अंदर, मिसचिफ, बेस्टियलिटी और क्रूअल्टी। मिसचिफ का मतलब बुक में दे रखा है किलिंग, पॉइजनिंग एंड मेमिंग एन एनिमल। एनिमल को या तो किल करा, या उसको आपने कोई पॉइजन खिलाया, या उसको अपाहिज कर दिया, मेम कर दिया मतलब यूजलेस बना दिया। तो इसको अपन किस में पनिश करेंगे? आईपीसी 428 और 429, जो कि आजकल बीएनएस 325 हो गया। पहले इंडियन पीनल कोड चलता था, जून या जुलाई 2024 से आईपीसी चेंज हो गया है, अब उसको फॉलो नहीं करते। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसको फॉलो होता है। तो एग्जाम में यूजुअली ये पूछेंगे 428 429, और रियलिटी में क्या काम आएगा? 325। ठीक है। एक और चीज, रियलिटी के अंदर सिर्फ किलिंग और पॉइजनिंग और मेमिंग को इंक्लूड नहीं करते। अगर आपने नॉर्मल एक एनिमल को मारा भी है ना, अगर डंडा मारा, लात मारी, तो वो भी मिसचिफ में काउंट होगा। ठीक है, और उसको भी बीएनएस 325 में दर्ज करा जा सकता है। देन बेस्टियलिटी या बीस्टियलिटी, अमेरिकन इंग्लिश में बीईएसटी से लिखते हैं। उसका मतलब क्या है? कार्नल इंटरकोर्स और सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट एन एनिमल। ठीक है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंजुरी टू द एनिमल वजाइना या एनस, ये देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर फीमेल मेल एनिमल के साथ में कर रही है तो फीमेल की बॉडी में एनिमल का स्पर्म मिल जाएगा, या अगर मैन है जो कि फीमेल एनिमल के साथ कर रहा है तो उसका स्पर्म एनिमल की बॉडी में मिल जाएगा। स्पर्म को अपन कैसे देखेंगे? तो इसके टेस्ट है, ये 3 टेस्ट है मेन, बारबेरियोस टेस्ट, फ्लोरेंस टेस्ट और एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट। आजकल क्या यूज होता है? एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट। पहले बारबेरियोस और फ्लोरेंस टेस्ट यूज करते थे, ये बहुत ज्यादा डेफिनेट है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ निजेरिया गोनोरिया, जो गोनोरिया के ऑर्गेनिज्म है, वो केवल ह्यूमन में होगा। तो अगर वो एनिमल में मिल गया, इसका मतलब बेस्टियलिटी का केस है अगेन, बट ये अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो ऑफेंडर है वो खुद इन्फेक्टेड होना चाहिए गोनोरिया से, अदरवाइज वो कैसे ट्रांसमिट करेगा। इसको अपन किस में पनिश करते हैं? आईपीसी सेक्शन 377 के अंदर। उसके अलावा क्रूअल्टी, क्रूअल्टी का मतलब है आपने किसी एनिमल को पालतू रखा, उसको खाना नहीं दे रहे हो, उससे गंदा व्यवहार करते हो, उसको मारते हो, या ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो वो वाली सारी जो चीजें वो क्रूअल्टी में आती है। एनिमल वेलफेयर, जो एनिमल के 6 फ्रीडम है वो उन्हें नहीं दिए जा रहे, दैट इज क्रूअल्टी। अब कुछ टर्म्स है, लीगल टर्म्स, वो क्या क्या है? सब पीनिया, सब पीना या समन्स, ये क्या? इट इज अ डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस इन कोर्ट ऑफ लॉ अंडर अ पेनल्टी। मतलब कोर्ट ने बोला है कि आपको इस तारीख को यहाँ पे आना है हमारे सामने, कुछ भी बोलने के लिए विटनेस के तरह अगर बुलाया तो, और इसकी पेनल्टी है। पेनल्टी मतलब अगर नहीं आए तो आपको सजा मिलेगी। फिर आती है ओथ। ओथ मतलब शपथ लेना। इट इज अ solemn affirmation or any declaration required or authorized by the law to be made before the public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not। आप जब भी कोर्ट में आते हो तो जो कहते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, है ना, तो ये वाली जो चीज है वो कोई भी रिलीजियस बुक पे हाथ रख के कोर्ट के सामने कहते हैं, दैट इज ओथ। ठीक है। अगर मान लो आपने ओथ को फॉलो नहीं किया, आपने ओथ ली लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने झूठे ही गवाही दी, तो दैट इज कॉल्ड एज पर्जरी या फॉल्स एविडेंस। ठीक है। विलफुल अटरेंस ऑफ द फॉल्सहुड अंडर द ओथ। इसके अंदर अगर कर दिया, सजा किसमें मिलेगी? आईपीसी सेक्शन 193 या बीएनएस 229। आजकल बीएनएस 229 चलता है। फिर आता है एविडेंस। एविडेंस की जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था ये पहले। उसके बाद क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने दिया था तो 2023 में बीएसई, भारतीय साक्ष्य बिल, इस नाम से इसको चेंज कर दिया है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय अ विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ये ओरल एविडेंस की डेफिनेशन है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की पूछे तो पूरा है इसके अंदर, ऑल स्टेटमेंट्स, हम ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह डॉक्यूमेंट बता देना है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो 4 टाइप का होता है। सर्टिफिकेट होते हैं, लीगल वेट्रो लीगल रिपोर्ट होती है, इसके अलावा अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, और एग्जीबिशन ऑफ आर्टिकल्स होती है, या सॉरी एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिबिट्स होती है। सर्टिफिकेट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस है, सर्टिफाइंग हेल्थ, साउंडनेस, डेथ एक्सेट्रा ऑफ द एनिमल। आपने एक नॉर्मल एनिमल का चेकअप भी करा है
आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है दैट इज ऑल्सो सर्टिफिकेट। आपने उसका हेल्थ चेकअप किया, आपने बोला कि ठीक है ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो एनिमल का, ये साउंड है एनिमल, दैट इज अ सर्टिफिकेट। आपने ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन किया है बुल की, दैट इज अ सर्टिफिकेट। या डेथ होने पे जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो सब कोर्ट के सामने डालते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट। अगर वेट्रोलीगल रिपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, ये वेट ने प्रिपेयर करी है, क्यों? क्योंकि किसी अथॉरिटी ने उसको डिमांड किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वेट्रोलीगल रिपोर्ट। इसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस है या कोई ब्लड का सैंपल है और वो चीज आपने देखी है और उसके साथ में कोर्ट के सामने दिखाया कि देखो हमें ये ब्लड मिला या हमें ये बुलेट मिली या हमें मीट का ये पीस मिला है कहीं से, तो दैट इज ऑल एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिबिट या आर्टिकल। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब आपने कंप्यूटर से प्रिंट करा के कोई भी चीज दी है जज के सामने, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब आता है विटनेस। विटनेस क्या है? इसकी दो अलग अलग डेफिनेशन है। कॉमन विटनेस वो इंसान है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच अ पर्सन हैज पर्सनली सीन। किसी भी आदमी ने जो खुद से देखा है उसने पर्सनली और वो बताया है, दैट इज विटनेस। अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो फैक्ट क्या हो सकता है? जो कि परसीव्ड बाय द सेंसेस है, एनीथिंग विच इज केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब हो सकता है उसने देखा हो सकता है उसने सुना हो, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस मतलब क्या है? अ पर्सन विद अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड इज केपेबल ऑफ डिडक्टिंग ओपिनियंस एंड इन्फरेंस फ्रॉम फैक्ट्स ऑब्जर्व बाय हिमसेल्फ और बाय अदर्स इन अ कोर्ट, ठीक है। कि एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, जैसे वेटरिनरियन है, उसको किसी केस में बुलाया जाए और उसको बोला कि आपने पीएम किया था, है ना, और उसके बारे में स्टेटमेंट्स ले, तो दैट इज एक्सपर्ट विटनेस। फिर यूथनेशिया। यूथनेशिया तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, मर्सी किलिंग है या किलिंग एन एनिमल इन अ ह्यूमेन पेनलेस मैनर, ठीक है। ये कितने टाइप से हो सकती है? तो केमिकल यूज हम कर सकते हैं, इनहेलेंट जैसे 6% CO2, या यूथनेशिया। अब आता है यूथनेशिया। यूथनेशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ध्यान रखना है कि ये ह्यूमेन किलिंग करते हैं एनिमल की, ठीक है, फॉर द एनिमल वेलफेयर। उसको अगर बहुत ज्यादा कोई बीमारी है या बहुत ज्यादा पेन में, तो उसकी सफरिंग दूर करने के लिए। ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? केमिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे इनहेलेंट में आते हैं अपने कार्बन मोनोऑक्साइड 6% या कॉम्बिनेशन ऑफ 40% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3% कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा इंजेक्टिबल्स में अपन पेंटोबार्बिटॉल, फिनोबार्बिटॉल यूज करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट, स्ट्रिक्निन, MgSO4 एंड KCl। इसमें पेंटोबार्बिटॉल और MgSO4 मेन है जो अपन यूज करते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछते, बट यूथनेशिया हम किन किन मेथड से दे सकते हैं। तो इनहेलेंट तो अपन बताया ही है। उसके अलावा प्रैक्टिकल जो है वो IV है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट होता है इंट्रा रीनल और इंट्रा कार्डियक, ठीक है। डॉग्स के केस में अपना अपन कहते हैं इंट्रा कार्डियक सबसे बेटर होता है, उसके बाद इंट्रा हिपैटिक होता है और उसके बाद इंट्रा वीनस होता है, ठीक है। कैट्स के केस में इंट्रा रीनल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद इंट्रावीनस होता है। तो कैट्स में किडनी में देते हैं अपन यूथनेशिया का एजेंट, डॉग्स में अपन हार्ट में देते हैं। फिजिकल मेथड इलेक्ट्रोक्यूशन और शूटिंग जो है वो अपन लार्ज एनिमल के लिए यूज करते हैं। अब कुछ एक्ट हैं जो कि अगर रटते बने तो डिटेल में भी रट सकते हो, बट अपने को सिर्फ याद रखना है डेट्स। ग्लैंडर्स एंड फार्सी एक्ट 1899 का है। डॉरिन एक्ट 1910। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये 1960 का है। इसी के अंडर में बहुत सारे दूसरे एक्ट भी रूल ऐड हुए थे जो इसी के अंडर में आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के अंडर। वो क्या है? परफॉर्मेंस एनिमल रूल्स 1975 में ऐड किया था। इसके अलावा प्रियम यही है कैप्चर ऑफ एनिमल्स। तो कैप्चर ऑफ एनिमल्स किसमें? 1979 में। उसका ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स ये जो है 1998 में ऐड किया था, ठीक है। तो ये इसी के एडिशन है। इसके अलावा लाइसेंसिंग ऑफ फेरियर्स रूल 1965 में हुआ है। लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 में। कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में। पॉइजन्स एक्ट 1919 में। डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट 1984। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और स्लॉटर हाउस रूल्स 2001। ये स्लॉटर हाउस रूल्स भी इसी के हैं, PCA के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कुछ एक्ट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर अलग से ऐड अपने हो गए थे, ठीक है। जैसे अपना ट्रांजैक्शन एंड टैक्सीडर्मी रूल है, ये 1973 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड हुआ है। स्टॉक डिक्लेरेशन रूल्स 1973 में आए थे और लाइसेंसिंग रूल्स ये 1983 में आए थे।
ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की एडिशन है। इसके अलावा कुछ और भी लॉज हैं, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स, ये 1992 के अंदर आया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स ऑन फुट, ये 2001 में आया है। ड्रॉट एंड पैक एनिमल रूल्स 1965 में। ठीक है, ड्रॉट एनिमल का जो है ये एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स रूल, ये 1978 के अंदर 78 में। तो ये कुछ कुछ रूल है। इसके अलावा एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो रूल है वो 2001 में आया है, ये डॉग के लिए। तो अपने सारे जो जो रूल्स आते हैं एग्जाम में, डेट्स इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट नोट आता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो एज इट इज लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बता दूं, ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट में होता क्या है, याद रखना। जैसे अगर आपके पास कोई केस आया, ठीक है, आपने देखा कि मुझे सस्पेक्टेड केस लग रहा है, तो आप इसका सैंपल भेजोगे। जब आपका डायग्नोसिस हो जाएगा, ये डायग्नोसिस आप कंसर्न अथॉरिटी को भेजोगे, ठीक है, जैसे कोई मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है। देन वो ऑर्डर जारी करेगा कि ये कोई पर्टिकुलर वेट है जो कि यहाँ पर पूरा काम करेगा। हम क्या काम करेंगे, एक एरिया बनाएंगे जिसमें आइसोलेट करेंगे एनिमल्स को, और इसमें रूल रहेगा कि जितने भी हॉर्स ओनर्स हैं, ठीक है, इक्वाइन ओनर्स, नॉट हॉर्स, इसमें हॉर्स भी आएगा, डोंकी भी आएगा और म्यूल्स भी आएंगे। ये सब बताएंगे कि हमारे हमारे पास हॉर्सेज हैं। आप जाओगे, उनका चेकअप करोगे, जितने भी पॉजिटिव होंगे आप उनको कल कर दोगे, मतलब स्लॉटर करोगे बेसिकली। इसको अपन कहते हैं टेस्ट एंड स्लॉटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक अपनी डीपॉपुलेशन स्ट्रेटेजी भी होती है, बट यहाँ पे अपन टेस्ट एंड स्लॉटर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी प्रेमाइसेस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव निकला है, उन प्रेमाइसेस के हॉर्स को भी अपन स्ट्रिक्टली आइसोलेट करेंगे दूसरे किसी प्रेमाइसेस में, और वो प्रेमाइसेस जो थे इन्फेक्टेड एनिमल के, उनको अपन कंप्लीटली डिसइंफेक्ट करेंगे। प्लस जब तक ये पूरी प्रोसेस चल रही है, तो जो एरिया पहले अपन ने बनाया था ना, उस एरिया के अंदर कोई नया हॉर्स नहीं आएगा और उस एरिया के अंदर का कोई हॉर्स बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ये इसका सार है। बाकी लिखने के लिए एग्जैक्ट रटना पड़ेगा। अब आती है बिशपिंग। बिशपिंग का मतलब क्या है, ये एक तरीके का फ्रॉड है। ठीक है, एक्ट ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द इक्वाइन टीथ टू मेक द हॉर्स लुक यंगर। क्योंकि अगर बूढ़ा हॉर्स होगा तो कम पैसे में बिकेगा, यंगर होगा तो बहुत ज्यादा में बिकेगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, तीन मेथड है। या तो गैल्वाइनीज ग्रुप को अपन फिल कर दें, या शेप ऑफ द टीथ है उसको चेंज कर दें, या जो कप्स है उनको फिल कर दे, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। ये इंपॉर्टेंट है। पनिश किसके अंदर होता है, 420 के अंदर, आईपीसी 420 धोखाधड़ी। अब इसको चेंज करके बीएनएस 318 कर दिया है। अब एज डिटर्मिनेशन अपन कैसे करते हैं, तो गैल्वाइनीज ग्रूव और कप्स जो इनको अपने को देखना है। तो इसमें एक चीज देखना ही, हॉर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है डेंटल फॉर्मूला याद करना है, टोटल नंबर ऑफ टीथ याद करने हैं 42 है। डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में 3143/3133 है। ये 4 जो है ना, ये मेल के लिए, क्योंकि मेल में केनाइन होता है, सॉरी एक एक्स्ट्रा वो रहेगा प्रीमोलर, जो कि फीमेल्स में नहीं रहेगा। ठीक है, वोल्फ टीथ जो है। इसके अलावा एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो अपने 3.5 to 4 ईयर के अंदर अपने लगभग परमानेंट टीथ जो है, स्पेशली इंसाइजर्स, यहाँ आ जाते हैं। परमानेंट और डेसिडियस इंसाइजर में डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो जो डेसिडियस है वो थोड़े वाइट रहेंगे, उनमें ना ऐसे मल्टीपल वो रहते हैं, लाइंस बनी रहेगी। ठीक है, रिजेस जिसको अपन कहते हैं। और जबकि जो परमानेंट टीथ है उनके अंदर अपने को ग्रूव मिलेगी, अपर इंसाइजर्स में 2 और लोअर इंसाइजर में 1 ग्रूव। और यही जो ग्रूव है ये एज के बाद में डार्क हो जाएगी, डीप हो जाएगी, जिसको गैल्वाइनी ग्रूव कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वाइनी ग्रूव जो है 10 साल बाद अपने को देखने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ लैंडमार्क्स हैं, सॉरी टाइम फ्रेम के हैं, कि 5 साल में क्या होगा, सारे जो है वो लेवल्ड हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे इंसिजर टीथ। इसके अलावा लेबियल बॉर्डर जो है, लेबियल मतलब बाहर की तरफ वाली लिप्स की तरफ जो बॉर्डर है, उसमें वेयरिंग आने लगेगी। ठीक है, उसके अलावा 6 ईयर्स के अंदर कप जो है वो चले जाता है। अब कप होता क्या है, जब आप लोअर इंसाइजर्स को आप देखोगे तो आपको क्या चीज दिखती है कि यहाँ पर एक गड्ढा बना है। ये गड्ढा क्यों होता है, ये फोल्डिंग ऑफ द इनामल के कारण होता है। ठीक है, ये इनामल है, ये फोल्ड हो जाएगा तो अंदर यहाँ पे कैविटी बन जाती है। कैविटी अपने को डार्क ब्राउन कलर की दिखती है, इसको कप कहते हैं। ये जो कप है ये गायब हो जाता है, घिस घिस के पूरा इनेमल आसपास का चले गया, तो वो कैविटी खत्म हो गई। कब, 6 साल में फर्स्ट इंसिजर से। इंसिजर कैसे अपन देखते हैं,
ये ऐसे है ना, ये I1 है सेंट्रल इंसिजर, इसके बाद आता है I2 लेटरल इंसिजर, और I3 जिसको अपन कहते हैं कॉर्नर इंसिजर। ठीक है, तो जो अपना सेंट्रल इंसिजर है वहां से कब चले जाएगा, 7 ईयर्स के अंदर I2 से चले जाएगा, 8 ईयर्स के अंदर I3 से चले जाएगा। बट याद रखना ये जो लास्ट है I3 वाला, ये पॉसिबल है कि अप टू 12 ईयर्स तक कब रह जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट बाकी दोनों है। इसके अलावा हुक जो है ये अपना देखने को मिलता है, ये सबसे पहले अपने को 7 से 8 साल के बीच में देखने को मिलेगा I3 में हुक। ठीक है, ऐसा एक हुक बन जाएगा। दूसरी बार एक और बनता है जो कि 15 साल में बनता है, दूसरा हुक, वो भी I3 में ही बनेगा, पर्टिकुलरली अपर जॉ के I3 में मिलता है हुक, दोनों 7 साल में और 15 साल में। देन 8th ईयर में क्या होगा, I3 से कब तो जा रहा है, प्लस डेंटल स्टार बन जाएगा। डेंटल स्टार क्या है, डेंटल स्टार जस्ट ये जो कप था ना इसी के पीछे रहता है। ठीक है, तो डेंटल स्टार जो है अपने का 5 साल से कह सकते हैं कि चालू हो जाता है अपना I1 में, फिर 6 साल में I2 और 8 साल में I3। ऐसा भी इसके अंदर एक डाटा है, और एक डाटा ये कि 8 साल तक तो बन ही जाता है, ये मैक्सिमम है कि अगर डेंटल स्टार बन गया है तो ये इतनी एज तो इसकी हो गई है। ठीक है, फिर 10 ईयर्स में गैल्वाइनी ग्रूव आ जाती है, मैंने बताया इंसिजन में ऐसी बनेगी। अब ये जो गैल्वाइनी ग्रूव है ये पूरी नहीं होती है। ठीक है, ये धीरे धीरे स्टार्ट होगी, ये टूथ है तो पहले इतनी सी बनी, और ये अपर और लोअर दोनों में 1 होती है। ठीक है, जो 10 साल के पहले जो ग्रूव थी वो अपर में 2 थी, लोअर में 1 थी, पर वो नॉर्मल थी, वाइट थी। गैल्वाइनी ग्रूव डार्क ब्राउन होगी और दोनों में एक एक रहती है। अपर में 2 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगी, बट 1 और 2 कुछ भी होते हैं। पहले कम है 10 साल में, 15 साल में 50% कवर कर लेगी टूथ को, 20 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कवर कर लेगी। देन 25 में ऊपर से मिटना चालू हो जाएगी और 30 तक पूरी गायब हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंज है, धीरे 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 दिखेगा, बट एटलीस्ट ये टाइम पे अपन स्पेसिफिक बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें अपन देख सकते हैं, लेंथ और विड्थ का डिफरेंस किसमें, अपर, ये अपर जॉ वाले कॉर्नर इंसिजर का, मतलब I3 का। क्या देखेंगे उसमें, अगर लेंथ ज्यादा है विड्थ से, मतलब ऐसा लंबा सा है रेक्टेंगल सा, तो 5 से 9 साल के बीच की उम्र है। ठीक है, अगर ये इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दो, स्क्वायर बना दो, तो ये 9 से 10 साल है, और वापस से रेक्टेंगल बना दो लेटा हुआ, लेकिन विड्थ ज्यादा लेंथ कम, तो 10 साल से ज्यादा की एज है। इसके अलावा टेबल ऑफ द लोअर इंसिजर देख सकते हैं, टेबल मतलब जो ग्राइंडिंग सरफेस है वो राउंड टू ओवल रहती है 5 से 9 साल में, ट्रायंगल हो जाएगी अपनी 10 साल के बाद, 10 से 15 में, और बाय एंगुलर इस टाइप की हो जाती है, मतलब एक्चुअली में पहले ऐसी रहेगी यंग में, और ओल्ड हॉर्स के अंदर इस टाइप का ओरिएंटेशन हो जाएगा उसका। ये कब होगी, 16 से 20 साल के अंदर। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें जो है ये अपने को एज बता सकती है हॉर्सेस की, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एनिमल में केवल डेंटल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख रखे हैं। फिर आएगा डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टू एन एनिमल ऑफ एनी सब्सटेंस अदर देन नॉर्मल न्यूट्रिएंट फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस, जो कि स्पीड हो सकती है, स्टेमिना हो सकता है, या कंडक्ट इन दी रेस हो सकता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि मुझे मेरा घोड़ा जिताना है, तो स्टिमुलेंट क्या क्या देंगे, कैफीन, एड्रिनलिन, सिंपैथीन, लेप्टाजोल, कोकेन, स्ट्रिक्नीन, मेथाम्फेटामीन और पिक्रोटॉक्सिन। डिप्रेसेंट, दूसरे के घोड़े को मेरे को बर्बाद कराना है, क्लोरल हाइड्रस पर एल्डिहाइड स्ट्रोंशियम, ये यूज करेंगे। बार्बिचुरेट यूज कर सकते हैं, सीएनएस डिप्रेस करा दो। ब्रोमाइड्स, मॉर्फिन या कैम्फर यूज कर सकते हैं। तो ये अपना पूरा हो गया। एक चीज और छूट गई थी एक्ट में, फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्या एक्ट है, तो पहले आईपीसी 272 था जो कि स्पेसिफिक था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए। अब इन्होंने सारे फूड प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया है, जिसके अंदर 274 में, बीएनएस 274 में। सेकेंड चीज, जो ड्रग्स थे वो पहले आईपीसी 274 में थे, अब वो 276 में चले गए, मतलब +2 कर दो तो बीएनएस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने कुछ कुछ चीजें रहेगी कि मिल्क में क्या अपन करते हैं, तो घी में चेंजेस कर सकते हैं, है ना, तेल मिला दिया, वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, तो इसके लिए कुछ टेस्ट है। फाइटोस्टिरॉल टेस्ट जो है ये घी के लिए करते हैं, फाइटोस्टिरॉल एसीटेट टेस्ट। घी में वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया, अगर सेसमेट ऑयल ऐड किया है तो बुडॉइंस टेस्ट। उसके अलावा अपन बाकी जो फैट परसेंटेज है वो सब देख ही सकते हैं।
मिल्क के फ्रॉड में क्या होगा, पानी ऐड कर देंगे तो नाइट्रेट टेस्ट कर लो। फैट अगर ऐड करेंगे, फैट मतलब उसको सॉरी रिमूव कर देंगे तो अपन जर्बर टेस्ट लगा सकते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी से बता सकते हैं कि उन्होंने फैट को रिमूव कर दिया है। और इस टाइप से जितने टेस्ट हैं वो एलपीटी के पढ़े हुए हैं, सेम आते हैं। और सेम चीज मीट के लिए भी है। मीट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉर्सेस के अंदर क्या क्या है। तो ग्लाइकोजन वैल्यू सबसे ज्यादा हॉर्सेस में, लिनोलेनिक एसिड सबसे ज्यादा हॉर्सेस में 1 to 2%, आयोडीन वैल्यू हॉर्सेस में सबसे ज्यादा है 70 to 90%, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिग्स में सबसे ज्यादा होता है 50%। और हॉर्स के मीट को अगर अपन ने एयर के अंदर रखा तो वो पहले ब्लू होता है और उसके बाद गोल्डन होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। आई होप समझ में आई हो, बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं हो। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना, और अभी तक नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।